हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं। एक क्लोज्ड माइंडेड जो बाहर के फैक्ट या बाहर के आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और अपने ही ओपिनियन में उलझे रहते हैं, तो दूसरे ओपन माइंडेड। हालांकि मेरा हमेशा मकसद सेकंड वाला बनने का रहता है। मैं हमेशा ओपन माइंडेड बनने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से इस वीडियो में मैं किसी और को नहीं बल्कि खुद को डिबंक करने वाला हूँ। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो का टाइटल था न्यूटन स्टोल कैलकुलस फ्रॉम इंडियन मैथमेटिक्स। उसमें मुझे ये कमेंट मिला जो कि एक्चुअली फैक्चुअल इनएक्यूरेसी के बारे में बात करता है, और इस कमेंट के पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट के बारे में पता चला, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली वो वीडियो मिसलीड कर सकता है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। इससे पहले कि कोई मुझे खुद डिबंक करे, लेट्स डिबंक माई सेल्फ। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे, मैं वो वीडियो पूरी तरह से डाउन कर चुका हूँ और इसमें वेल प्रोफाउंड आर्ग्यूमेंट्स को थोड़े बेहतर तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था। शुरुआत में थोड़ी बहुत स्टोरीज की बात की थी, बट सीके राजू का क्लेम यहाँ पर इस बात में छुपा हुआ था कि आर्यभट्ट टेक्निक जो है एक्चुअली वो आयलर मेथड ऑफ न्यूमेरिकली सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जो डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करते हैं, और वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जरूरी नहीं, बट एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड नहीं हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि हमारे पास कितने मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको मिलेंगे कि कुछ लिमिटेड मेथड है, बट उन मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा सॉल्व नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई आयलर मेथड एग्जिस्ट करता है, जो कि अराउंड 1768 के करीब आया था। ध्यान देना, आयलर मेथड 1768 में क्रिएट हुआ था। न्यूटन ने प्रिंसिपिया और कैलकुलस वगैरह के बारे में सब कुछ हमें 1687 के करीब दिया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पहले देखने को मिल जा रहा है कि एक टाइम गैप है, तो न्यूटन ने आयलर मेथड को यूज़ नहीं किया, यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका। दूसरी बात, आर्यभट्ट टेक्निक अगर आयलर मेथड से सिमिलर भी है, तो ये किसी तरह से इस बात को इस्टेब्लिश नहीं करता कि न्यूटन ने आर्यभट्ट टेक्निक का यूज़ किया था कैलकुलस में इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को डिराइव करने के लिए। और ये पूरा आर्गुमेंट जो है उनका इसी चीज़ के ऊपर है। उनका ऐसा कहना है कि यूरोपियन सभ्यता शुरुआत में ये मानती थी कि सर्कल एक एलिगेंट शेप है, इस वजह से प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं जा सकता। तो आखिर वो फोर्स आ कहाँ से रहा है? न्यूटन ने इसका जवाब ग्रेविटेशन के रूप में दिया। और क्योंकि न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन को कुछ टेक्निक्स चाहिए थी। और अगर हम इनके आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करें, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ किया था इस काम को करने के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक बुक है गोल्डस्टीन, जिसके 3rd चैप्टर में आप एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को, प्लैनेट्स के इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को, मतलब आप लिटरली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके प्लैनेट किस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उसके पाथ को डिराइव कर सकते हो मैथमेटिकली, और वो भी बिना आयलर मेथड या आर्यभट्ट मेथड की यूज़ किए। बाय द वे, आर्यभट्ट मेथड एक ऑब्जर्वेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक है, जिसका यूज़ करके आप प्लैनेट के ऑर्बिट को डिड्यूस कर सकते हो, बट ये किसी भी तरह से कैलकुलस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला जिसकी वजह से मैं कंपेल्ड हुआ कि इस वीडियो को बनाया जाए, वो एक्चुअली ये था। मुझे युक्ति भाष्य के बारे में पहले थोड़ा बहुत ही मालूम था, बट इस बुक में पावर सीरीज़ की बात की गई है। इस बात को मैं खुद पर्सनली एक्सेप्ट करता हूँ कि यूरोपियन कल्चर से पहले हमें पावर सीरीज़ वगैरह के बारे में मालूम था। हमने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, कोसाइन, साइन और टेलर सीरीज वगैरह को ऑलरेडी डिड्यूस कर रखा था। बट हालांकि इन सब का रिगरस प्रूफ हमारे पास नहीं था, विच रेजेज ए क्वेश्चन कि क्या हम सच में जानते थे। अगर फैक्चुअल लेवल पे बात करें तो हम पता नहीं समहाउ किसी तरह से इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, जो कि कई बार हुआ है। आप कोइंसिडेंटली किसी ऐसे इक्वेशन तक पहुंच जाते हो जो आपको बहुत कुछ बता रहा है, बट उनका प्रॉपर रिगरस डेरिवेशन आपके पास नहीं होता। एक्चुअली ऐसा मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। वो एक्चुअली नॉट थ्योरी में एक ऐसे इक्वेशन तक पहुंच गया है जो उसे मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल दिलवा सकती है, बट इस वक्त वो उस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस चीज़ को वो रिगरसली प्रूव कर सके। उसके पास इक्वेशन बट प्रॉपर फॉर्मल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास क्यूज एंड क्लूज थे, बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। हमारे पास पावर सीरीज़ वगैरह के बारे में हमें मालूम था, बट हम इस पावर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को रिगरसली इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, विकीपीडिया पे लिखा हुआ है कि एक्चुअली युक्ति भाष्य जो बुक है वो कैलकुलस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट के आइडियाज़ को डिस्कस करती है।
अगर यहाँ से आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो कि कैलकुलस का जन्म इंडिया में हुआ था, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एनेक्डोटल एविडेंस है। ऑफ कोर्स इंडिया में कई कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस किया गया था, बट दैट डजंट मीन कि न्यूटन ने इस आइडिया को यहाँ से चोरी किया है। देखो, अगर न्यूटन के पास ऑलरेडी एक फॉर्मल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, तो वो इस बात को इतना तो इस्टेब्लिश कर चुका है कि न्यूटन ने जिन आइडियाज़ का यूज किया है, एक्चुअली उसके पीछे एक रिगरस लॉजिक है। अगर मैं आपके आइडिया को चोरी करता हूँ तो मुझे नहीं मालूम होगा कि उस आइडिया को डिराइव कैसे करना है, बल्कि न्यूटन के पास हर इन आइडियाज़ का डेरिवेशन था, जो कि किसी और की नहीं बल्कि खुद न्यूटन की बिलीफ सिस्टम को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई करती है। न्यूटन ने इंडिया से कैलकुलस की चोरी नहीं की थी, ना ही लेबनीज़ ने की थी, बट या ही माइट हैव बीन इंस्पायर्ड, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स अ बिग इफ। तो प्लस यहाँ पे अगर मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ तो मैं खुद एक लॉजिकली फैलेसी स्टेटमेंट को सामने रख रहा हूँ जो मैं रखना नहीं चाहता। अपार्ट फ्रॉम दैट, भास्कराचार्य टू के बारे में मुझे यहाँ पता चला कि उन्होंने एक्चुअली डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले सोच रखा था। हालांकि यहाँ पर भी वही है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में हमें मे बी थोड़ा बहुत आइडिया था, हम उस चीज़ के डायरेक्शन में अगर जाते तो हम काफ़ी आगे निकल सकते थे, बट एक्चुअली हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बिना लिमिट के कॉन्सेप्ट के डेरिवेटिव के नोशन को समझने की कोशिश की थी। यहाँ पर आप देख लो, मॉडर्न नोटेशन में जब हम साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कॉस थीटा मिलता है। वहाँ पर उन्होंने साइन वाई डैश माइनस साइन वाई मतलब बहुत क्लोज वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया और उन्हें ये कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। ऑफ कोर्स ये कैलकुलस से सिमिलर है, बट ये इस बात को प्रूव नहीं करता कि मॉडर्न कैलकुलस जिसे हम स्टडी करते हैं उसमें ऐसा हुआ है। एक्चुअली मॉडर्न कैलकुलस में डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिमिट से आता है, और यहाँ पे हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा कि लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। तो फिर एनेक्डोटल एविडेंस किसी भी तरह से इस बात को प्रूव नहीं करता कि कैलकुलस का जन्म इंडिया में हुआ था। ऑफ कोर्स क्यूज एंड क्लूज थे, इस चीज़ को हम रिगरसली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दे सकते थे, मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते। बट ये दिस पॉइंट इज प्रेजवर्दी कि हमने बहुत ज़्यादा थिंक करके रखा था और हमारी इंटेलिजेंस जो है काफ़ी अच्छी है। मतलब एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे 11th एंड 12th का जो सिलेबस है ना इंडिया में, एक्चुअली ये सिलेबस जो हमारे यहाँ का नॉर्मल सिलेबस है, बाहर एडवांस सिलेबस माना जाता है। सो इस सेंस में आप ये सोच सकते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो कि ऑफ कोर्स इंडियंस आर अ लिटिल बिट स्मार्टर दैन अदर पीपल, बट इसे एरोगेंस में मत ले लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से जीनियस बाहर भी हैं और इंडिया में भी है, और स्टैटिस्टिकली देखें तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। हालांकि इस वीडियो से मुझे अगर कुछ सीखने को मिला है तो वो ये है कि आप में से कोई एक्चुअली हिस्टोरिकल पर्सन है, लाइक उसने हिस्ट्री में अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है। जैसे कि मुझे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलस की हो गई, बट ग्रेविटी का क्या इंडिया ने ग्रेविटी की खोज की थी? तो मैं बस यहाँ पर यही बात ऐड करना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम, बट हम फिज़िक्स में इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। कॉन्सेप्ट किसी के भी पास हो सकता है, वो फिलोसॉफिकल चीज़ है। आप भी सोचते सोचते उस पॉइंट तक पहुँच सकते थे कि चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। रूमी नाम के पोइट ने भी इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि लव इज़ द थिंग दैट बाइंड्स द होल यूनिवर्स। तो अगर मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है तो मैं रूमी के अराउंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, ये कहते हुए कि एक्चुअली रूमी को सब कुछ मालूम था एंड वो लव के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे। सो मुझे ऐसा कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला काम नहीं करना। दैट इज़ वाई मैं हमेशा इक्वेशन को मांगने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास एक्चुअली में प्रॉपर एविडेंस है इक्वेशंस वगैरह के साथ, तो आप मुझे इनलाइटन करो, मैं उससे डिबंक या फिर क्रिटिसाइज करने की कोशिश करूँगा उस पॉइंट तक जहाँ तक वो एक्सेप्टेबल बनने की काबिल हो। उसके बाद हम दोनों उस वीडियो को चैनल पर डाल सकते हैं। इट विल ऑल्सो इनलाइटन अदर पीपल, हेल्प इंडिया ग्रो एज अ होल। बट एनीवेज, इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था कि इन्होंने जो 2 पॉइंट हमें दिए थे, फर्स्ट कि इंडिया में एक्चुअली कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की बात हुई है इसका मेंशन मुझे इस बुक में कहीं पर देखने को नहीं मिला। मैं विकिपीडिया पे चेक कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स आप इस चीज़ के बारे में स्केप्टिकल हो गए कि यार विकिपीडिया इज़ नॉट ए ट्रस्टेबल सोर्स। भाई मैं जो भी पॉइंट को इस वीडियो में यूज़ कर रहा ना, सबके साइटेशंस हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि मैं उन साइटेशंस से ही इस पॉइंट को उठा रहा हूँ, विकिपीडिया से नहीं उठा रहा। जिन पॉइंट का साइटेशन नहीं है मैं खुद उन पर विश्वास नहीं करता, बट जिन पॉइंट्स के साइटेशंस हैं उस पर तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे सोच सकते हो कि आपने एक्चुअली उन बुक से ही इन पॉइंट्स को उठाया है।
हालांकि मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गूगल सर्च किया और मुझे जिस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं उनमें एनेक्डोटल एविडेंस और फॉल्स इक्विवेलेंस लॉजिकल फैलेसी को कमिट की गई है। जैसे कि मैं इस बुक की बात करूं जिसमें इंटीग्रेशन की बात की गई है, बर्थ ऑफ कैलकुलस विद स्पेशल रेफरेंस टू समथिंग, तो उस इंटीग्रेशन वाले बुक में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली साइन थीटा और कोसाइन थीटा के इंटीग्रेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एरिया अंडर कर्व। ऑब्वियसली ये ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है एंड इंडिया काफ़ी समय से ज्योमेट्री के ऊपर वर्क कर रहा था, तो साधारण सी बात है हम ऐसे रिजल्ट्स तक पहुँचने वाले थे किसी न किसी तरीके से। बट ये इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट जिसे हम एंटी डेरिवेटिव के रूप में सोचते हैं वैसे नहीं स्टैब्लिश किया गया था। ये बस एक एनेक्डोटल एविडेंस है, एक कोइंसिडेंस है। वहीं अगर आप दूसरे पेपर को देखते हो जिसमें बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड सीरीज इन इंडिया की बात की गई है, तो आप इस पेपर में ये चीज़ पाओगे कि एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाया गया है। समेशन ऑफ सीरीज की बात की गई है और आगे चल के एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर भी होने वाला है जो कि एनेक्डोटल एविडेंस का काम करेगा। यहाँ पर हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं जो हमारे इंडियन बुक से आया है और हमने एक्चुअल इंटीग्रल के द्वारा डिराइव किए हुए वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ देखा और देख रहे हैं हम कि दोनों का फॉर्मूला काफ़ी हद तक सेम है। एंड इसकी वजह से हमने कहा कि क्योंकि एंड रिजल्ट सेम आ रहा है इस वजह से हमारा जो मेथड है वो एक्चुअली कैलकुलस है। नो, इफ़ एनीथिंग ये बस इस बात को प्रूव कर रहा है कि हम इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली वर्क कर रहे थे। इंटीग्रेशन एक अलग ही चीज़ है, इंटीग्रेशन का अप्रोच भी अलग है। हमारे इंडियन कल्चर में जो हो रहा था, हम साइन थीटा कोसाइन थीटा अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर, अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप, उनके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रल का वो वाला एस्पेक्ट हमने नॉट सो रिग्रेसली बट खोज कर रखा था। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को रिग्रेसली न्यूटन एंड लेबनीज ने दिया था। हम इंटीग्रेशन से क्या मतलब रखते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव करना है, इवन इंटीग्रेशन एज ए समेशन या इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर कर्व, इन चीज़ों को भी रिग्रेसली यहाँ पर फॉर ए जनरल फंक्शन इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन कल्चर में जो हमें देखने को मिल रहा है वो खास शेप एंड फिगर्स के लिए वॉल्यूम अंडर द शेप या फिर एरिया अंडर द कर्व, इन चीज़ों को कैलकुलेट किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड अगेन ये सिर्फ क्यूज एंड क्लूज को जोड़ता है। ये उस इंटीग्रेशन के बारे में जिस इंटीग्रेशन को हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये सिर्फ स्पेसिफिक एनालिसिस था कुछ खास फंक्शन के लिए। कैलकुलस का इंपॉर्टेंस उसके फॉर्मूले की वजह से नहीं बल्कि जो स्ट्रक्चर कैलकुलस के साथ आता है उसकी वजह से है। फॉर्मूले तो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी दे रखा था, बट स्ट्रक्चर जो कैलकुलस को यूनिक बनाता है, जो मशीनरी हमें प्रोवाइड करता है यूनिवर्स को समझने के लिए, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, वो स्ट्रक्चर हमारे इंडियन कल्चर में नहीं था। इस वजह से भी कैलकुलस का ओरिजिन इंडिया में था, ये कहना गलत हो जाता है। एनीवेज, आई होप ये बात इतना एस्टैब्लिश हो चुका हो कि इंडियन कल्चर में कैलकुलस के बारे में थोड़े क्यूज एंड क्लूज थे, बट कैलकुलस का जन्म इंडिया में नहीं हुआ। ऑफ कोर्स न्यूटन ने उसे फॉर्मल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया था और प्लस उनका एक रिग्रेस वे है, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में, कि आज हमारे पास पूरे के पूरे नंबर सिस्टम का एक रिग्रेस मैथमेटिकल फॉर्म है जिसका यूज़ करके हम बिना इफ्स एंड बट्स किए हर चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। आज हमारे पास इवन नंबर सिस्टम का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल प्रूफ है। जैसे 1 + 1 2 होता है, इस चीज़ को हम आज मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हालांकि वो इफिशिएंट नहीं है, बट स्टिल दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसलिए अगर आप सिर्फ लॉजिक या फिर थिंकिंग के बदौलत किसी पॉइंट पे पहुंचते हो तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है। तो उसका इंपॉर्टेंस ज़रूर है, बट वो प्रॉपर मैथमेटिक्स आज के डेट में नहीं है। अगर आप किसी इक्वेशन तक पहुंचते हो तो आपको रिगरसली उस इक्वेशन को प्रूव करना होगा हर एक एंगल से। आपकी उस इक्वेशन के पीछे क्या क्या अजम्पशंस हैं, आपने किस तरह के मेथडोलॉजी को यूज किया है और क्या इसका कोई काउंटर प्रूफ है। जो भी दूसरे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस ऐड होने वाले हैं इस वीडियो में, आप जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दोगे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें किसी में भी रिग्रेस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। इवन आज का जो मॉडिफिकेशन वाला वीडियो था जिसमें मैंने खुद को डिबंक करने की कोशिश की थी एंड एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करा था, उसमें भी हिस्टोरिकल पॉइंट से मुझे सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली और जो कि सिर्फ इसी बात को सॉलिडिफाई कर रहे थे कि इंडियन कल्चर में क्यूज एंड क्लूज थे। फॉर्मल रिग्रेस स्ट्रक्चर इंडियन कल्चर में कैलकुलस के प्रति नहीं था। इस वजह से ये कहना कि कैलकुलस का जन्म एक्चुअली इंडिया में ही हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।